जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है। जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, बेकार जवानी है। स्वागत है इस क्लास में मेरे उन सभी लाडले शेर वीर माँ भारती के वीर सपूतों का, जिनका सिर्फ एक ही सपना है और वो है फौज, फौज और फौज। वो मेरे लाडले प्यारे शेर जवान जो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको वो संतुष्टि उस वर्दी को पाए बगैर नहीं मिलेगी जिस वर्दी को देखकर बड़े से बड़े लोगों के सर सम्मान में झुक जाते हैं। जिस वर्दी को पहनने के बाद, मेरे लाल के जिस वर्दी के पहनने के बाद उसके पूरे परिवार और माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और नाम जाना जाता है उसका उसके पिताजी के साथ कि भाई उनका लड़का सेना में भर्ती हुआ है। जब वर्दी पहन के एक जवान निकलता है तो यूं मानिए कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथ ही इस वर्दी के पीछे बहुत सारी ज़रूरतें छिपी हुई हैं। ज़रूरत हैं आर्थिक स्थितियां। भाई बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी आर्थिक स्थितियां दिक्कत में हैं। बहुत सारी आर्थिक स्थितियां अभी अच्छी नहीं हैं। बहुत ज़रूरत है एक हमें नौकरी की। लोग ताने मारते हैं, लोग कहते हैं इसने तो इतने दिन सड़क तोड़ी है। ये गांव में वो मैं शब्द बता रहा हूं जो बिल्कुल बोले जाते हैं एक बच्चे के लिए। कितने दिन हो गए इसे सड़क खूंदते खूंदते, इसका कुछ नहीं हुआ। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार थम्स अप कर दो। लोग इस तरह के ताने देते हैं, इस तरह से चीज़ों का मजाक बनाते हैं। तो समय है उनको जवाब देने का, ज़रूरत है उन सभी को जवाब देने की। और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत अपने आप को है। खुद दिन भर मैं सोचता रहता हूँ, दिन भर मेरा एक लाडला शेर सोचता रहता है। जब कहीं किसी की सरकारी नौकरी लगती है या कोई फौज में भर्ती होता है तो दिल पे बस ऐसा लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा। कोई कहे ना कहे, लेकिन मेरा एक जवान दिन रात बस यही सोचता रहता है कि कब जाकर मैं सेना में भर्ती होऊंगा, कब जाकर मैं सेना में भर्ती होऊंगा। ये उसके दिल में हमेशा ही चलता रहता है। तो प्यारे साथियों, अब वो घड़ी लगभग आपकी आ चुकी है और आप सभी जानने को आतुर रहते हैं कि भैया जी आर्मी की नोटिफिकेशन कब आएगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे इसकी तैयारी हम करें। ये 3 प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं जो मेरा शेर वर्दी को पाना चाहता है। तो प्यारे लाडलो, एक बार लगा दो कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा और फिर करते हैं इस वीडियो को शुरू। आपके तमाम जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आज लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं कि आर्मी भर्ती 2025 कब तक आएगी, एग्जाम कब तक होने वाला है और कैसे इसकी तैयारी हम करेंगे। लगा दो एक बार कमेंट सेक्शन में जान लगा के जय हिंद का नारा। भाई वाह गजब। कोई देखे तो कहे कि ये कोई आम क्लास नहीं है, ये मेरे उन शेर वीरों की क्लास है जिनका सिर्फ एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो बात करते हैं कि आर्मी की नोटिफिकेशन कब आएगी। देखो, हालांकि इस बात के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन हर बार क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे कुछ साथी नए नए जुड़ते चले जाते हैं और उनकी हमेशा डिमांड होती है कि भैया जी हमें ये जानकारी दे दो, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी और सबसे ज़रूरी बात है कि तैयारी के लिए कितने दिन मिलेंगे। देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि फॉर्म भरने तक एग्ज़ाम की डेट में कितना समय हमें मिलेगा, क्या उस समय में हम अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिलेक्शन सफलता केवल ये नहीं है कि बस हमने कोई बैच खरीद लिया और बस पढ़ते हुए चले जा रहे हैं ना, कोई किताब उठा ली बस पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, नहीं। सफलता के लिए, सिलेक्शन के लिए आप सभी को एक निश्चित समय पर निश्चित काम करने होते हैं। केवल बैच लेकर पढ़ने से चीज़ें नहीं बनती हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप हर जगह यूट्यूब पर देखते होंगे, हर आदमी आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि भैया हमारा बैच ले लो, केवल इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पर आपको ये पहला व्यक्ति ऐसा नजर आएगा जो कहता है कि केवल बैच से सिलेक्शन नहीं होते हैं। इस बात से मेरी बहुत सारे शेर नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो शेर समझ जाते हैं जिन्होंने पिछली बार केवल बैच से पढ़ाई करी थी और एग्जाम में कुछ क्वेश्चनों की हवा लगी, कुछ की नहीं भी लगी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। पिछली या उससे पिछली बार बस मैंने बैच से पढ़ाई की थी, टीचर्स ने जो पढ़ाया बस मैं उसे पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसे होते ही हैं जिनकी हवा नहीं लगती है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बता दो, कम से कम उन साथियों को भरोसा हो जाएगा कि जो इस सोच को लेकर अपने साथ में बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। मैं कहाँ से लाता हूँ ऐसी चीज़ें। देखो भाई, कम से कम 5-6 साल मैंने अपनी तैयारी में गुजारे हैं। शुरुआत में मैं भी आप ही के जैसा था, मैं भी यही गलतियां करता था। इंसान अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखता है और जब सारी गलतियां सुधर जाती हैं तो ये मान लो तुम सिलेक्शन पे हो, बिल्कुल सिलेक्शन पे हो। और आज आप सभी की ब्लेसिंग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरुजनों माता पिता के आशीर्वाद से मैं भी सरकारी नौकरी में हूं। तो मैं हमेशा अपने अनुभव आपको बताता हूं। आओ इस वीडियो में तमाम तरह की बातें करेंगे, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे।
तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म कब आएंगे, तो इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, फिर से उनकी डिमांड है। तो भैया जी, आर्मी भर्ती के फार्म जो हैं वो 9 से 15 फरवरी के बीच में आएंगे, और ये बात मैं आपको आज नहीं, 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले से कह रहा हूं। मैं तो आपको 6 महीने पहले से जगाता आया हूं कि भाई साहब, फार्म की डेट निश्चित है। हो सकता है 9 की जगह 8 को आ जाए, 15 की जगह 16, 17, 18, 19 को आ जाए, लेकिन आएंगे फरवरी के लास्ट तक ही। फरवरी के बीच से लेकर फरवरी के लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाने हैं। ये बात मैं आपको 6 महीने पहले बता चुका हूं। कौन कौन मेरे ऐसे साथी हैं, एक बार दिल बना के भेज दो कि हाँ जी, आपने ये बात बहुत पहले बता दी है। और मैं आपको ये भी समझाता आया हूं, जिस चीज के फार्म आने ही आने हैं, जिसका पेपर होना ही होना है, तो हम उसका इंतजार क्यों करेंगे जब फार्म आएंगे। हो सकता है कि फार्म आने और एग्जाम तक हमें उतना समय मिल ही ना पाए, हम उतनी तैयारी अपनी अच्छी कर ही ना पाए। तो मैं तो आपको बहुत पहले से जगाने का काम कर रहा हूं। जो जग गए हैं वो सच में बहुत ज्यादा आगे हैं। मैं डरा किसी को नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात तो सोचो, आज से तैयारी करते हो या 20 दिन बाद से तैयारी करते हो, और जो आदमी 4 महीने पहले से तैयारी कर रहा है, अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो वो आपसे 4 महीने आगे है, और अगर आप 20 दिन बाद तैयारी करोगे तो वो आपसे 4 महीने 20 दिन आगे है। भाई 4 महीने 20 दिन में क्या उसने आपसे कुछ फालतू पढ़ाई नहीं है? निश्चित पढ़ा है। अब वो साथी थोड़ा घबरा जाएगा, डर जाएगा, जिसने अभी तैयारी भी शुरू नहीं करी है, जो सोचता है कि फॉर्म आने पे तैयारी करूंगा। सबके लिए समाधान बताऊंगा, सुनते रहिए सारी चीजों को। देखिए, एग्जाम होता है 21 अप्रैल, लगभग इसकी डेट फिक्स होती है। बाकी 21 में 22 से शुरू हो जाएगा, 20 से शुरू हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में बता रहा हूं तो फिर वो जून जुलाई से होगा। 2-1 दिनों का अंतर इन सब में हो सकता है, बाकी ज्यादा इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब आप अगर फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करें तो भैया जी कितने दिन का समय आपको मिलेगा, तो साथी दिन मिलेंगे आपको 2 महीने 7 दिन, लगभग आप ये मानो कि 2.25 महीने, चौथा ही हिस्सा हो गया 7 दिन, तो 2.25 महीने तकरीबन आपको मिलेंगे। अब बात यह है कि भैया जी, क्या 2.25 महीने में मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी? इस प्रश्न का जवाब से ज्यादा जरूरी है कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। इस प्रश्न के जवाब पे चलेंगे बाद में। पहले बात करते हैं कि क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। फॉर्म भरने का मतलब है कि क्या मेरी एज इतनी है। तो जरा देखो, एज कितनी से कितनी मांगी जाती है। जो ट्रेड्स आपके अग्निवीर हैं, एज जनरल ड्यूटी है, जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है, इन साथियों की उम्र 17.5 से 21 साल मांगी जाती है। इसका अर्थ क्या होगा कि 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में जिनकी उम्र सीमा है, जिनकी एज गैप 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, वो साथी इन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2004 से पहले हुआ है, 1 अक्टूबर 2004 का मतलब सितंबर 2004 में हुआ है, अगस्त 2004 में हुआ है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अक्टूबर 2004, नवंबर 2004, दिसंबर 2004 से लेके 2005, 2006, 2007, जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008 और 1 तारीख 2008, बस। अगर आप 2 अप्रैल 2008 को भी जन्मे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। समझ गए? इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो या इन दोनों पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो, तो ये उम्र आपकी बैठती है 17.5 से 21 साल तक की। ठीक है, अब एनए की भर्ती जो है उसके लिए उम्र ली जाती है 17.5 से 23 साल। तो ये 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में रहती है। इसमें 2 साल की उम्र सीमा में थोड़ी छूट मिलती है। और आप जानते हैं कि एनए एक परमानेंट भर्ती है, बायोलॉजी वालों के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखें कि भैया तैयारी कैसे करूं, तो पहले आप ये देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि केवल तैयारी के लिए ये जरूरी नहीं कि, मतलब ये काफी नहीं है, जरूरी छोड़िए, ये काफी नहीं है कि आप फोन सामने रखें और बस टीचर ने जो पढ़ाया, मास्टर जी ने जो पढ़ाया उसे पढ़ा और घर जाके सो गए। हर एक ट्रेड की लगभग 4 से 5 क्लास चलती हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैच खरीद लीजिए, 4 से 5 क्लास चलती हैं। और 4 से 5 क्लास में जरूरी नहीं है कि भाई केवल उतना ही करके हम सो जाएं, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। भाई सिलेक्शन के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, मुझे एक बात बताओ, सच बताना अगर मैं सही कह रहा हूं तो। अगर मैं सच कह रहा हूं तो एक बात बताना मुझे कि आपने बैच खरीदा, बैच से पढ़ाई की, और जब आप पेपर देने गए तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सीधे मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ने में लगते हैं हमेशा ही कि जो लग तो ऐसे रहा है कि मेरे पढ़े हुए में से हैं, लेकिन बिल्कुल असल में वो नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? उनको बोलते हैं घुमा के पूछे गए सवाल। कुछ बच्चों की भाषा में, कुछ साथियों की भाषा में उनको मुश्किल सवाल बोल देते हैं। कुछ साथी कह देते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस है। वो ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता।
मुश्किल सवाल कुछ नहीं होते, बस जो तुमने पढ़ लिया वो आसान है और जो नहीं पढ़ा वो मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो अब क्या इन घुमा के बनाने वाले सवालों को भाई टीचर क्यों नहीं कराते हैं? देखो महाराज, अगर आप सोचें कि एक सब्जेक्ट के सारे सवाल मुझे करा दिए जाएं, तो एक विषय में सवालों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। घुमा के बनाने को तो कुछ भी बना दो। मैं आपको दूं कि मान लो अपने परिवार के ऊपर सवाल बनाओ, तो तुम कितने सवाल बना दोगे? सोच के देखो थोड़ा सा। आप एग्जामिनर हो, आप किसी का टेस्ट ले रहे हो कि भाई मेरे परिवार का अध्ययन कर ले और उसमें से सवाल बना, तो क्या सवालों की संख्या निश्चित हो सकती है? नहीं। आप पूछ लोगे कितने भाई बहन हैं, कितने भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितनी बहनें कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कितनों की शादी हो गई है। सवाल तो कितने ही बना लो यार तुम। लेकिन जिसने एक बार तुम्हारे, अच्छा मुझे बताओ, क्या इन सवालों को रट के कोई तुम्हारे परिवार के बारे में जान सकता है, या तुम्हारे परिवार के बारे में जानने के बाद कोई इन सवालों के ज्यादा अच्छे से उत्तर दे सकता है? तो शायद बात यह है कि अच्छे से जानने के बाद हम उत्तर दे सकते हैं। तो अच्छे से जानना बहुत जरूरी होता है। और अच्छे से हम कहां जानते हैं? केवल बैच से बात नहीं बनती है। आपको बैच के साथ साथ एक बहुत जरूरत पड़ती है किसकी? प्रैक्टिस की। देखो बैच से तो आपने जान लिया, जैसे परिवार के बारे में जान लिया। जानने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां पढ़ते हैं आप? क्लास से, जो आपको पेड बैच में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपने केवल ये थ्योरी रट रट के छोड़ दी, आपको यही पता नहीं है कि इससे सवाल कैसे आएंगे, तो फिर आप गलती की तरफ जा रहे हो। घुमा के पूछे जाने वाले सवाल, इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरत पड़ी है हमें किसकी? प्रैक्टिस की। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर खड़ा होकर पहले तो आपको कोई जरूरत गिनवाऊं और फिर उस जरूरत के लिए कहूं कि तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, 200 रुपए इसकी फीस है। नहीं। अगर कोई समस्या बता रहा हूं और उसका समाधान बता रहा हूं, तो भाई साहब फिर वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री चले हुए हैं, अभी चले हुए हैं। ये क्लास तो योद्धा बैच बहुत पहले से शुरू कर दिया होगा, साथियों ने योद्धा बैच से तैयारी पूरी कर भी ली है। जरा एक बार वो साथी थम्स अप करो जिन्होंने अब तक योद्धा बैच से अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लिया है और यूट्यूब पर फ्री में प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी में और 4 चांद लगा रहे हैं। एक बार सभी वो मेरे साथी थम्स अप कर दो कि जी भैया मेरी तो तैयारी बिल्कुल पूरी है। अब देखो फॉर्म आने पे जो साथी अब से जुटेंगे, अब से जगेंगे, देख लो जरा इनको तुम आंखें खोल के कि ये तुमसे कितना आगे हैं। और ये अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। घुमा के पूछे जाने वाले सवालों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर केवल बात ये नहीं है कि हमने चीजों को देख लिया, मतलब मैंने एक चीज को जान लिया। मान लो किसी आदमी ने तुम्हारे परिवार के बारे में जान लिया, सारे सवाल जान लिए। अब बात ये थोड़ी है कि केवल जानना है, उसको याद भी तो रखना है। हमारा पेपर तो अप्रैल में होगा, उसको याद भी तो रखना है। क्या इनमें से कोई भी चीज याद रखवाती है? नहीं। देखो ये याद करने वाली चीजें नहीं है। याद रखने में जो आपकी मदद करेगा भैया वो करेगा रिवीजन। और रिवीजन कौन कराएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर आप ना रिवीजन करा दो। अरे भैया तुम रिवीजन शब्द का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। रिवीजन शब्द का मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग अपने अंदर भरी हुई जानकारी को नई करे, ताजा करे। तो भाई साहब अगर उसे मैं ताजा करूंगा तो वो तो मेरा रिवीजन हो रहा है ना, तुम्हारा रिवीजन कहां से हुआ? अगर मान लो मैं किसी सवाल को यहां सरल करा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग पे जोर थोड़ी डला, वो तो मेरे दिमाग पे जोर डला, मेरा रिवीजन हुआ। भाई आप देखते होंगे कि मैं आपको सारा सब्जेक्ट यूं ही पढ़ा देता हूं हाथ से लिख के। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार पढ़ाया हुआ है उसको, मैंने बार बार रिवीजन किया हुआ है। तो रिवीजन खुद से करने की चीज होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग रिवीजन के नाम पे 99 रुपए की टेस्ट सीरीज क्लास लगा देते हैं। आप ले भी लेते हो, असल में आप बहुत भोले भाले हो, बहुत सीधे साधे हो। बस आपको तो ये है कि पहले आपकी कमी बताओ, फिर उसके समाधान के पैसे ले लो। अगर मैं भी यहाँ कहूँ कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, रिवीजन से ही सब कुछ होता है, और मैं यहाँ अभी 99 का कुछ ले आऊँ, आप बहुत सीधे साधे हो। चाहे आपके पास पैसे ना हो, चाहे घर में पैसे ना हो, चाहे पिताजी मजदूरी करके लाते हों, लेकिन फिर भी तुम ले लोगे। तुमको लगता है यार एक बार का ही तो खर्च है, मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं कपड़े नए नहीं पहनूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई में पैसा लगा देता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि क्या वो पैसा सच में सही जगह लग रहा है? क्या ये इस बात का समाधान है? नहीं। ये RWA की हरकतें नहीं है। हमारा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। अंकित भाटी सर ने हमें हमेशा ये सिखाया कि जानकारी बिल्कुल सटीक जानी चाहिए, और उसी दिन से मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने में लगता हूं। और मैं कहता हूं मेरे साथी, देखो रिवीजन मैं आपको चाहे पैसे में करवाऊं, चाहे यूट्यूब पे भी करवाऊं, यूट्यूब पे करवाऊंगा तो उससे भी चलो मेरे चैनल पे तुम आ रहे हो, मुझे ये फायदा है, लेकिन असल में वो रिवीजन है ही नहीं। रिवीजन हमेशा हमेशा और हमेशा सेल्फ होता है। जब तक तुम सोचो तो सही। अच्छा तुम मुझे ईमानदारी से बताओ एक बात, बिल्कुल सच सच बताना, कि कई बार किसी सवाल को देखकर, जैसे गणित का सवाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं तो नहीं होता है। अगर मैंने बिल्कुल सच बोला हो तो थम्स अप कर देना कि हाँ भैया तुमने सच कहा है।
जब तक हम किसी चीज को करके नहीं देखते ना, किसी और के ऊपर डाले रखते हैं, तो वो चीजें हमें लगती हैं कि हो जाएंगी, लेकिन असल में वो होती नहीं है भाई साहब। इसी को रिवीजन कहते हैं। तुम जब तक खुद से करने नहीं बैठोगे तुम्हें गलती पता नहीं लगेंगी। बच्चों को गुणा में गलती होती है, पॉइंटों में गलती होती है। इस चीज को मैं थोड़ी जानता हूं कि हर एक आदमी अलग अलग क्या गलती कर रहा है। वो तो तुम ही जान पाओगे कब, जब उन गलतियों को करो तो सही। और गलतियां कब करोगे? जब कुछ करोगे। एक आदमी ने कहा था कि जो गलतियां कर रहा है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कुछ कर रहा है, और जो आदमी कुछ कर ही नहीं रहा वो तो गलती ही नहीं करेगा। और महाराज तुम जब तक गलती नहीं करोगे तो तुम खुद नहीं सीखोगे। अगर तुम मेरे ऊपर हो कि रिवीजन तुम करा दो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते रहते, तो रिवीजन आपके करने की चीज है। तो बाबू रिवीजन तुम्हें खुद करना है, ठीक है। अच्छा, जो साथी योद्धा बैच से पढ़ चुके हैं, एक बार मुझे ये बता दो कि भैया मैं लगातार रिवीजन करता हूं। मेरी हर क्लास में तुमने ये शब्द सुना होगा, रात को सोने से पहले रिवीजन, रात को सोने से पहले रिवीजन। मुझे कोई मजा नहीं आता है कि मैं जबरदस्ती तुमसे किसी चीज को बोलूं। मैं वो चीज कहता हूं जो मैंने अपने 5 से 6 वर्षों के अनुभव में सीखी। और सिलेक्शन के लिए मैं कह रहा हूं, तुम आर्मी छोड़िए, तुम यूपीएससी की तैयारी कर लेना। इससे अलग अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि ये क्लास कर लो, वो क्लास कर लो, ये मैराथन कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवालों की क्लास कर लो, मैं कहता हूं बिल्कुल बेकार है ना। तो सोच लो, अगर तुम मैराथनों से सिलेक्शन चाहते हो ना, तो कितना बच्चा मैराथन देखता है? क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं। तुम्हें यहां केवल ये आदमी ऐसा मिलेगा जो इन चीजों की सच्चाई बता रहा होगा। क्योंकि इससे एक घाटा है मेरा भी कि तुम मेरी मैराथन में खुद नहीं आओगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तुम्हें सही जानकारी मिलनी चाहिए। आज तुम्हें खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है तुम पेपर वाले दिन खुश होकर बाहर निकलने चाहिए। मैं चाहता हूं आज से पेपर तक तुम भट्टी में तपो, चाहे उसके लिए। अब ऐसा होता है, अगर मैं भट्टी में तपने को कहूंगा ना, और कोई दूसरा आदमी फूलों पे चलने को कहेगा कि फूलों पे चलने से मंजिल मिलती है, तो मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम जाओगे फूलों पे चलने वाले आदमी के साथ। लेकिन फूलों की सेज फूलों पे ही खत्म हो जाती है, और भट्टी में तपने की जो आग है मंजिल पे जाके खत्म होती है। इस बात को वो जानते हैं जिन्होंने मंजिल पा ली है। हर क्लास में ऐसे 2-4 बच्चों के कमेंट जरूर आते हैं कि सर आज आपकी कृपा से भारत माता की सेवा कर रहा हूं। मैं कहता हूं बच्चे नहीं, ये अपने माता पिता और तेरे गुरुजनों का सब आशीर्वाद है, तेरे सब उन सगे संबंधियों का आशीर्वाद है जो तेरे साथ रहे थे, तेरी मेहनत का आशीर्वाद है। तो बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ वो चलते हैं बस जो मेहनत करना जानते हैं। लेकिन जिसने एक बार मेरे कहने के अनुसार मेहनत कर ली और हर चीज को कर लिया, मुश्किल तो होती है उसको, लेकिन निश्चित तौर पर मंजिल तक पहुंचता है। तो बच्चे रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब रिवीजन के बाद सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे होते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो। मैं आपको तैयारी का पूरा एक तरीका बता रहा हूं। मैं कहता हूं इससे तुम कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकते हो। एक मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट हमने दिया, केवल लाइव क्लास ले रखी है हमने तो ये किया ही नहीं, किसी ने हमें बताया ही नहीं, हमने किया ही नहीं, बस हम तो लाइव क्लास ले रहे हैं टीचरों की। और जब मॉक टेस्ट देते हैं नंबर आएंगे नहीं। क्यों आ जाएंगे भाई तुम्हारे नंबर? तुम्हें कुछ याद है क्या? तुमने याद नहीं किया, तुमने घुमा के बनने वाले सवालों को नहीं किया, तो कहां से तुम्हें चीजें हो जाएंगी? मॉक टेस्ट देता है, नंबर नहीं आता, फिर दूसरा देगा। बोलो तुम करते हो कि नहीं? फिर जोश जोश में तुम दूसरा दोगे। मॉक टेस्ट देने वाला हर आदमी बस इस सोच में देता है कि मेरी रैंक आएगी अच्छी, और जब नहीं आती है तो एक और मॉक टेस्ट देता है, नहीं आती है तो एक और देता है, और नहीं आती है तो छोड़ देता है कि छोड़ो यार मॉक टेस्ट सीरीज को। बोलो तुम करते हो कि नहीं यही गलती? फिर पता है क्या सोचते हो तुम? मैं बिल्कुल वो बात कह रहा हूं जो तुम करते हो। तुम सोचते हो यार कौन सा मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं, बोलो यस और नो अगर मैंने सच बात नहीं बोल दी हो। तुम कहते हो यार कौन सा मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं, छोड़ो इस बात को। बात ये है ही नहीं कि मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं या नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी तैयारी जब बहुत भी अच्छी होती है ना, तो एग्जाम में जाके तुम्हारे हाथ कांपते हैं ऐसे? घर पे बैठ के पढ़ने में नहीं कांपते हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, कान लाल पड़ जाते हैं, सवाल को पढ़ते हो समझ नहीं आता है ये क्या है। भैया मेरी तो तैयारी पूरी है, ये क्या है? ये है एग्जाम का प्रेशर, ये है एग्जाम का दबाव। एग्जाम एक अपने आप में प्रेशर वाली चीज है। हमने तैयारी की, अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, परिभाषाएं पढ़ ली, चित्र बना के देख लिए, लेकिन कभी हमने दबाव की तैयारी नहीं की, उस दबाव को सहने की। युद्ध भूमि में जब तुम देखोगे ना अपने सामने उस सेना को, संख्याओं रूपी क्वेश्चनों की सेना को, तो भाई एक डर तो लगना ही लगना है। इस डर को दूर करने के लिए हम बार बार क्या देते हैं? मॉक टेस्ट, ताकि हमारा ये डर दूर हो जाए। भाई साहब मॉक टेस्ट आपको 100% देना है, ये तो 100% देना है। उसके बाद जब तुम इतना कर लोगे, तब एग्जाम से पहले मैं लगाता हूं आपके लिए मैराथन, और मैं ठोक के कहता हूं कि जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा वो ये उम्मीद में आया हो एग्जाम से 10 दिन पहले मैराथन से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाबू नहीं होगा। जबकि हर जगह लोग आपको कहते दिखेंगे कि 200 सवाल कर जाओ, इन्हीं में से फंस जाएगा। अरे तुम सबसे अपने, चलो किसी से कुछ मत पूछो, जो कर रहा है करने दो, तुम अपने आप से पूछो कि अगर ये आदमी 200 सवालों से में से फंसा देता कुछ, तो ये पेपर नहीं बेच रहा होता। अगर ये 200 सवालों में से सब फंसा सकता है तो ये पेपर बेचना चाहिए था इसे।
ये क्यों इस तरह से भाई यहाँ के खड़े होकर 8-8 घंटे मेहनत कर रहा है? असल में तैयारी का देखो, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर इतना आसान होता ना तो बाबू घर घर में सरकारी नौकरी होती, हर गांव में हर घर में फौजी होता। क्या ऐसा है? नहीं है। क्योंकि वो मेहनत मांगती है, वो परिश्रम मांगती है, जो हम करना नहीं चाहते, या यूट्यूब आपको करने नहीं दे रही है। आज मैं खुल के बोल रहा हूं, जहां मैं मतलब ये मानता हूं ये गलत चीज है कि जब हम ये थंबनेल बनाते हैं कि इन 200 प्रश्नों में से फंस जाएगा, आप बच्चे को गलत डायरेक्शन दे रहे हो। उसको ये समझाओ कि भाई ये मैराथन जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखो, अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे पास हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर में ऐसे सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के पेपर में ज़्यादा चांस है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि केवल इन्हीं को पढ़ जाओ तो पास हो जाओगे, क्योंकि इनको तो सबने पढ़ा है ना। जो घुमा के बनने वाले सवाल है उनको कौन करेगा भाई? उनको भी तो करके जाओ। तो मैं मैराथन लगाता हूं तो उसमें हम अंतिम वार में मैराथन लगाते हैं इंपॉर्टेंट सवालों की। हालांकि रिवीजन आपको करना है, लेकिन फिर भी बच्चे जब कहते हैं भैया रिवीजन करवा दो, तो मैं कहता हूं पहले खुद करो हर दिन, उसके बाद चलो हमारे साथ कर लेना। फायदा आपको अपने द्वारा किए गए रिवीजन का मिलता है सबसे ज्यादा। तो ये अंतिम वार है एग्जाम से पहले। अब होता क्या है कि जो साथी, चलो जिन साथियों ने पहले से तैयारी कर ली वो तो बिल्कुल रेडी है, उनके पास समय ही समय है, वो हमारे साथ हर चीज में जुड़ जाएंगे। लेकिन जिन साथियों ने तैयारी ही नहीं की है, वो एक तो तैयारी शुरू करते हैं फार्म आने पे। चलो ठीक है, देखो अगर तुम फॉर्म आने पे तैयारी शुरू करते हो, अच्छा कितने ऐसे साथी हैं कि जो फॉर्म आने पर तैयारी शुरू करेंगे? एक बार थम्स अप करो पहले कि भैया जब फॉर्म आएंगे मैं तब से तैयारी शुरू कर दूंगा। जल्दी से बताओ, ईमानदारी से बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। 2 बातें बोल दूंगा, बस कहानी खत्म। बहुत सारे साथी इसमें ऐसे हैं कि जो तब से शुरू करेंगे जब फॉर्म आ जाएंगे। सुनो, क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है? देखो मैं बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं, एक बात तुम लॉजिकली सोचना। एक भाई तुमसे 4 महीने पहले से पढ़ाई कर रहा है और तुम आज करना शुरू करोगे, तो वो तुमसे 4 महीने आगे है। अब तुम्हें 4 महीने में उसके जितनी तैयारी करनी है, जितनी उसने 4 महीने में कर ली है, तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बस। क्या मेरी इस बात से सहमत हो कि भैया ठीक है हम ज्यादा पढ़ लेंगे? अगर वो साथी जिसने 4 महीने से पहले तैयारी की है हर दिन 4 घंटे पढ़ा था, तो हम उसका डबल पढ़ लेंगे, हम 8 घंटे पढ़ लेंगे। क्यों? देखो उसने क्या किया कि पहले तसल्ली से बैच फिनिश किया 4-4 घंटे पढ़ के। जब बैच फिनिश हो गया फिर हमने प्रैक्टिस सेट चलाई, फिर वो 4-4 घंटे हर दिन पढ़ता है। लेकिन तुम्हें ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, बैच भी और प्रैक्टिस भी। इसका मतलब तुम्हें जो है वो दिन में पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे। क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ही तुम फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करना। अगर तुम कहो कि मैं दिन में 7-8 घंटे पढ़ लूंगा, 4-5 घंटे क्लास और 3-4 घंटे प्रैक्टिस सेट, तो ही तुम मेरे साथ आगे बढ़ना। अगर ये जज्बा तुम रखते हो, अगर वर्दी के लिए तुम इतना कर सकते हो, तो ही फिर तुम आगे बढ़ना। नहीं तो फिर भूल जाना कि वर्दी जैसी कोई चीज है। बिल्कुल सच बोलता हूं यहां पर, जो जैसी बात है। ऐसा नहीं है कि बैच ले आऊंगा और कह दूंगा बस बैच ले लो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे फिर मैं तुमसे, जब तुम 15-20 दिन 1 महीने तैयारी कर लोगे, फिर और 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने को कहूंगा, वो 9 घंटे हो जाएंगे। और जब एग्जाम से पहले 10 दिन होंगे या 20 दिन होंगे, तब मैं तुमसे 10 घंटे पढ़ने को भी कहूंगा। तो भैया तुम्हें 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर हाँ कर सको तो मेरे साथ तुम जुड़ जाना। फॉर्म आने वाले हैं 9 से 15 फरवरी के बीच में। 15 में शायद 16, 17, 18 हो सकता है, उससे तो कम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये जज्बा तुम रखते हो, अगर देश के प्रति तुम्हारा कुछ मान सम्मान है, तो कह दो कि देशभक्तों से ही देश की शान है, कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, और हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। तो प्यारे साथी, लगभग इतने घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बैच देखो भाई, हमारा एक बैच चला हुआ है पहले से ही, योद्धा बैच, आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये जगेंगे ही तब, और डिमांड भयंकर आती है तब एक दूसरा बैच आएगा, तब एक दूसरा बैच आपका आ रहा होगा, योद्धा 2.0। फॉर्म आने के 2-4 दिन बाद ये बैच आपका आ जाएगा। अब एक साथी जिसने हमारा 4 महीने पहले बैच खरीद लिया, वो सोचेगा भैया तुम तो गलत कर रहे हो, अब हमें 4 महीने पहले एक बैच दे दिया जिसमें ठीक नहीं पढ़ाया। मतलब वो सोचता होगा ऐसा कि अब बैच ला रहे हो तो अब वाले में कुछ अलग होगा, हम तो इस बैच को भी लेना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें ये बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। फ्री में क्यों दूंगा? क्या हमें भैया इससे पढ़ना है? ना बाबू, तुमने जो पहले बैच में पढ़ लिया है वही काफी है। अब तुम उसको रिवाइज करो भाई। 2 और 2 वहां भी गणित वाले सर ने 4 बताएंगे, यहां भी बल का मात्रक मैंने वहां भी न्यूटन बताया था, यहां भी न्यूटन बताऊंगा। फिर भैया हमें क्यों दे रहे हो? इसलिए ताकि तुम ये ना लगे कि भैया इसमें कुछ अलग है। तुम बस पहले, दूसरे, तीसरे दिन की क्लास देखना या पीडीएफ देख लेना, और ये तय कर लेना कि जो हमें पढ़ाया है वही है, फिर उसको छोड़ देना एक किनारे, और अपनी उसी तैयारी पे भरोसा करो जो तुमने कर ली है 4 महीने से।
तुम्हारे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम तो मतलब वो हो कि जो सिलेक्शन के बिल्कुल हकदार हो। भाई रिवीजन करना तुम फिर अच्छे से, ठीक है। और जो नए साथी होंगे वो इससे जुड़ जाना और एक जबरदस्त मेहनत अपनी करना, निश्चित तौर पर तुम सफलता तक पहुंचोगे। बैच समय से खत्म कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। बस मैं तुमसे एक चीज चाहूंगा कि 4 में 5 घंटे भी क्लास लग जाए तो वो तुम कर लोगे। बस फिर ये मत करना भैया ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लेट भी तो हो, हमें उसकी बराबरी करनी है जो पिछले 4 महीने से है। हाँ, फॉर्म आ गए 15 फरवरी 20 फरवरी से, हमने तैयारी शुरू कर दी। एक साथी मुझसे अगले महीने जाके पूछेगा मार्च में, 20 मार्च को, जब 1 महीना रह जाएगा, भैया 1 महीना है, क्या मैं तैयारी करूंगा? तुम देखना मैं उससे हाथ जोड़ के मना कहता हुआ नजर आऊंगा। मैं अपने बैच का नुकसान करूंगा, लेकिन फिर भी मैं मना करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब कोई फायदा नहीं होगा इसे। उसके बाद कुछ साथी जगेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जब 7-8 दिन होंगे कि भैया मैराथन चल रही है, इन्हीं से सिलेक्शन ले लूंगा क्या? मैं हाथ जोड़ दूंगा कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और तुम सोचते हो केवल मैराथन से सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपके थोड़े से बेसिक तो क्लियर होने चाहिए। तो साथी एक लास्ट मौका है, सिर्फ लास्ट मौका है आपके लिए कि अब फॉर्म आ जाए तो तैयारी अपनी शुरू कर देना। इसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आप कितने ही जोर लगा लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है साथी। बाकी जो सारी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, वो मैं आपको समय समय पे कराता रहूंगा, बताता रहूंगा। जिन साथियों की तैयारी हो गई है वो प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए होंगे, और हमने इस बार मॉक टेस्ट की सीरीज भी दे रखी है आपको। मॉक टेस्ट की सीरीज से जुड़कर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अपनी गलतियों को लगातार पहचान रहे होंगे। उनको मैंने सब कुछ बताना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है सब कुछ बता दिया है। वो अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहो। और जो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बहन भाई तैयारी करना चाहते हैं फॉर्म आने से, तो भाई फॉर्म आने के पहले दिन दूसरे दिन से ही जुट जाना। बस एक मन बना के बैठ जाओ, जो भी तुम्हारे काम है सबको फिनिश कर लो। जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन बाद, फिर मैं तुम्हें अप्रैल तक कहीं हिलने भी नहीं दूंगा पेपर तक। इसलिए जो तुम्हारे जितने काम है सबको निपटा लो। कुछ तुमने पढ़ रखा है कहीं से तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है जी। तो ये हो गई आपके लिए जानकारी, एक तैयारी का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे भाई, अगर आपके कुछ और भी डाउट हैं, रिजल्ट कब तक आता है, तो इसका रिजल्ट मान लो जून तक लगभग रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद 2 बैच बनते हैं, आपको पता होगा भर्ती एआरओ वाइज होती है। कुछ एआरओ के फिजिकल पहले बैच में हो जाते हैं, मतलब नवंबर तक। रिजल्ट आने के बाद जुलाई अगस्त से फिजिकल शुरू हो जाएंगे और नवंबर तक चलेंगे। आधे एआरओ के नवंबर तक हो जाते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है नवंबर में ही, और नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरू तक उन्हें डिस्पैच करके ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। कुछ साथियों के फिजिकल दूसरे एआरओ के, जैसे आपके बाकी जो एआरओ बचते हैं, उनके फिजिकल नवंबर से शुरू होते हैं, जनवरी तक चलते हैं। अभी भी फिजिकल चल रहे हैं पुरानी वाली भर्ती के सेकंड बैच के, उनके फिजिकल फरवरी तक फाइनल हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, और फरवरी मार्च के अंत तक, मार्च शुरू या मार्च के अंत तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर अप्रैल से नया एग्जाम हो जाता है। तो मतलब ये साइकिल चलती है। तो पहले हमें सारी चीज़ें नहीं देखनी है कि रिजल्ट कब आता है, ज्वाइनिंग कब होती है, फिजिकल कब होता है। तुम एक बार फॉर्म भरोगे, तुम तैयारी करने के मन से बैठो तो सही, मैं आपके साथ रहूंगा। कब तक? तुम्हारी ज्वाइनिंग तक। जब तुम सफल हो जाओगे पूरी तरह, चाहे आपका पेपर एनालिसिस करवाना हो, तैयारी तो पूरी है ही है। ऐसा नहीं है कि तैयारी करा दी छोड़ दिया, तैयारी करा दी, उसके बाद पेपर एनालिसिस करा दिया। फिजिकल कब होंगे? मॉक फिजिकल कराते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि आप अपनी तैयारी को आंक सके। यहाँ पे आके एक एक बार नहीं 2-2 बार कराते हैं बिल्कुल फ्री में। फिजिकल में आपके साथ हैं, फिजिकल हो गया, मेडिकल में आपके साथ हैं। मेडिकल के बाद तुम जब सेलेक्ट हो जाओगे, सम्मान करने के लिए तुम्हारे साथ हैं। तुम कहोगे तो तुम्हारे घर पे फूल बरसाने आ जाऊंगा मैं, जब तुम सेलेक्ट होके जाओगे अपने घर। तुम एक बार सफल तो हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ शुरू से लेके आखिरी तक। तो प्यारे साथी, बस एक मन बनाओ। सबसे ज्यादा जरूरी है अभी रिटर्न निकालना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो एक तरफ। क्या कागज बनवाने हैं, क्या कुछ है। अगर आपकी उम्र, आपके नंबर इतने हैं, आपकी हाइट इतनी है, तो फिर लग जाओ तैयारी करने में। सबसे जरूरी है तैयारी। फिजिकल की तैयारी तुम कर लोगे यार। फिजिकल यार, आर्मी के शेरों से कहने की जरूरत है क्या? फिजिकल के लिए 100 में 100 का मार दोगे। लेकिन क्या केवल फिजिकल के दम पे सिलेक्शन ले लोगे? नहीं भाई, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे किस में? केवल जीडी में। बाकी तय तो रिटर्न एग्जाम से होगा ना। कितने ऐसे साथी होते हैं 100 में 100 का फिजिकल मार दिया, लेकिन जब मुझे बताते ना मेरे इतने से क्वेश्चन ठीक है, मुझे दिल में अंदर से पता लग जाता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं कह नहीं पाता। मैं किस मुंह से कहूँ उसे, मतलब मुझे बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि पहले रिटर्न में इतने नंबर ले आओ। बच्चे पूछते कितनी कट ऑफ आती है, मैं कहूँगा इतने नंबर ले आओ, कट ऑफ की वीडियो ही ना देखनी पड़े। तुम इतने नंबर ला के रखो अपने पहले ही। कोई ये कहे तुम्हारे 30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे 29 हैं, दिल पे दर्द नहीं होना चाहिए। लाओ 40 यार, तुम 40 क्वेश्चनों की लड़ाई लड़ो, खत्म कहानी। लो, आज बता दिया मैंने। अभी से तुम 40 क्वेश्चनों की लड़ाई लड़ो, 50 में से 40, अरे भाई बहुत आराम से हो जाते हैं।
RTI लगाई है लड़कों ने, मैं आपको भी दिखाऊंगा। 49 क्वेश्चन ठीक है यार। पढ़ने वाला लड़का क्या नहीं कर रहा, जिसको वर्दी चाहिए उसको, और क्या वो बहुत पढ़ने में होशियार था, कुछ नहीं। मैं आपको मिलवाऊंगा, लड़का भैंस चराता था, बस किसी ने कुछ कह दिया, दिल पे बात लग गई, करनी है तैयारी फौज की, और लग गया। 49 क्वेश्चन सही है भाई 50 में से। तो क्या तुम 40 नहीं सही कर सकते हो? 40 का टारगेट रखो, कहानी खत्म, है ना बच्चे। तो अभी हमें रिटर्न पे फोकस करना है। यही वो सीढ़ी है जो आपको बात तक परेशान करती है। पहले इसका समाधान कर लो। अरे फिजिकल तो मुझे भी भरोसा, तुम बना जाओगे यार, 100 में 100 का बना जाओगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है ये। और जीडी में तो इसके नंबर भी जुड़ते हैं फिजिकल के, जीडी ट्रेड्समैन में। बाकी टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग हो गया, उनमें तो नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, उनमें तो सिलेक्शन ही पेपर के आधार पर है। तो यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जुट जाओ शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। जो कर रहे हैं करते रहो। जिन्होंने तैयारी नहीं करनी शुरू की है, अपने थोड़े से बहुत बेसिक पढ़ लो। प्रैक्टिस सेट हमारे चलते हैं, हल्के फुल्के, उनसे जुड़ जाओ। भर्ती आते ही तुरंत एक दमदार तरीके से लग जाएंगे। ठीक है शेरों, तो मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आपके कुछ और डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। आपका ये बड़ा भाई जरूर आपके बीच में फिर से हाजिर हो जाएगा, आपकी सेवा में एक सटीक और सही जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।